हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलिश एकेडमी। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि लगातार कितने दिनों से आपका कमेंट आ रहा था कि सर टेंस के ऊपर एक वीडियो बनाइए, लेकिन टाइम ना मिल पाने के कारण मैं टेंस के ऊपर वीडियो ना बना सका। लेकिन आज आप लोग के डिमांड को लेकर मैं यहाँ मौजूद हूँ और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस। आप सभी ने टेंस इसके पहले जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो आप लोग जरूर टेंस के बारे में जानकारी रखते होंगे। तो आज हम लोग जब टेंस पढ़ेंगे तो जितना आप लोग पहले से जानते हैं उससे कहीं ज्यादा चीज आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो क्लास शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। अगर आपने टेंस पढ़ा होगा तो आपको ये जरूर मिला होगा डेफिनेशन में, टाइम इज टेंस और टाइम इज कॉल्ड टेंस। ये डेफिनेशन आपने जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा, लेकिन ये टाइम इज टेंस या टाइम इज कॉल्ड टेंस जो डेफिनेशन है ये गलत होता है। ये गलत होता है और क्यों ये गलत होता है इस पॉइंट को हम लोग सीखेंगे। अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा होगा तो उसका स्ट्रक्चर हमें सब्जेक्ट और V1 V5 में से कोई एक और फिर ऑब्जेक्ट बताया जाता है, जबकि ये वाला स्ट्रक्चर भी गलत होता है। ये क्यों स्ट्रक्चर गलत होता है इसको हम लोग सीखेंगे। हम लोग जब भी टेंस पढ़ते हैं तो टेंस पढ़ते समय हमें इंग्लिश में फ्यूचर टेंस मिलता है, लेकिन इंग्लिश में फ्यूचर टेंस होता ही नहीं है। ये वाला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं ये वाला पॉइंट भी पढ़ेंगे। यानी टाइम इज टेंस या टाइम इज कॉल्ड टेंस ये डेफिनेशन क्यों गलत है इसको सीखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है हर जगह। हर जगह हम ऐसे पढ़ते और सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर भी गलत होता है। क्यों ये गलत होता है इस पॉइंट को भी सीखेंगे। इंग्लिश में फ्यूचर टेंस होता ही नहीं है। इंग्लिश में क्यों फ्यूचर टेंस नहीं होता है इस पॉइंट को भी सीखेंगे। उसके बाद सीखेंगे कि स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए जाते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग इस स्लाइड में सीखने वाले हैं, और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में सीखने वाले हैं। हम सीखने वाले हैं व्हाट इज टेंस, व्हाट इज टाइम। टाइम और टेंस दोनों क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। डिफरेंस बिटवीन टाइम इज टेंस, टाइम और टेंस के बीच में क्या अंतर है इस पॉइंट को भी हम लोग सीखेंगे। इंग्लिश में फ्यूचर टेंस क्यों नहीं होता ये वाला पॉइंट भी सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दें कि टाइम और टेंस दोनों का अलग अलग डिफिनेशन है। दोनों का अलग अलग डिफिनेशन है, डेट मीन्स दोनों में अंतर है, तभी तो अलग अलग डिफिनेशन है। तो इसीलिए हम लोग ये भी सीखेंगे कि टाइम और टेंस में क्या अंतर है। फिर ये सीखेंगे कि इंग्लिश में फ्यूचर टेंस क्यों नहीं माना जाता है। फिर स्ट्रक्चर लिखते समय हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो ये ऐसा लिखना गलत होता है। जैसे अभी मैंने बताया कि सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 होता है और इसके बाद प्लस करके अगर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर लिखना गलत होता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर लिखना क्यों गलत होता है इस पॉइंट को हम लोग सीखेंगे। फिर हम लोग कुछ एडवांस टेंस के रूल्स और स्ट्रक्चर्स को भी सीखेंगे। फिर टेंस से रिलेटेड कुछ स्ट्रक्चर सीखेंगे और लास्ट में प्रैक्टिस सेट करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में इन सारे पॉइंट्स को मैं क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि एक ही वीडियो में सारे पॉइंट्स को सीखा जाए तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा ही। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। वीडियो जब खत्म होगा, जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तो ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगा और वहाँ पे आप उसको पूरा डीपली देखेंगे। डीपली देखने के बाद मैं वादा करता हूँ कि टेंस से रिलेटेड ऐसे कोई सेंटेंस नहीं होंगे जो आपसे न बन पाए, और टेंस के अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा जो आपको छूट जाए। पूरा टेंस के अंदर का हर एक पॉइंट हम लोग सीखेंगे। फ्रॉम जीरो टू एडवांस, हम लोग जीरो से लेकर एडवांस तक जाएंगे। टेंस का जितना भी एडवांस स्ट्रक्चर है या एडवांस सेंटेंसेस है वो सारा सेंटेंस हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो मैं वादा करता हूं कि ये वीडियो लेक्चर पूरा देखने के बाद ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होगा टेंस के अंदर जो आपसे ना बने, या ऐसा कोई भी पॉइंट ना रह जाएगा जो आप नहीं जानते हो। A to Z फ्रॉम जीरो टू एडवांस सब कुछ क्लियर करने वाले हैं, बस आप लोग अंत तक बने रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में पहले है डिफिनेशन कि टेंस क्या होता है। टेंस क्या होता है इस पॉइंट को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज टेंस। टेंस का डेफिनेशन क्या है। टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट मीन्स टेंस वर्ब का फॉर्म है। वर्ब का फॉर्म मतलब क्या है, क्रिया का रूप है। टेंस जो है वो क्या है, क्रिया का रूप है। दैट इंडिकेट्स, जो इंडिकेट करता है द टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट, यानी कोई काम या कोई अवस्था
किस समय पे हुआ है उसको इंडिकेट करता है। यानी टेंस क्रिया का एक रूप है जो यह बताता है कि कोई काम किस समय पे हुआ है। अच्छे से समझेंगे, जो टेंस है वह क्रिया का रूप है, वर्ब का क्या है, फॉर्म है, वर्ब का फॉर्म है जो ये बताता है कि कोई काम किस टाइम पे हुआ है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाना एक काम है, यह काम किस टाइम पे हुआ है या हो रहा है इसको बताता है। तो टेंस क्या है, टेंस एक क्रिया का रूप है जो ये बताता है कि कोई काम किस वक्त हुआ है। समझ में आया? अलग अलग डिक्शनरी में अलग अलग इसके डेफिनेशन दिए गए हैं और उन सारे डेफिनेशन को आप लोग देख लें। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में टेंस का डेफिनेशन दिया है, द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम इन द फॉर्म ऑफ वर्ब इंडिकेटिंग पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और अदर टेम्पोरल रिलेशन। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का ये वाला डेफिनेशन है जो टेंस के बारे में है। एक और डेफिनेशन है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का, अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस टाइम सच एज पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये दो डेफिनेशन जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये दोनों डेफिनेशन ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के डेफिनेशन है। इसके अलावा मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी, ये टेंस के बारे में क्या इसमें लिखा हुआ है, द क्वालिटी और कैरेक्टर ऑफ बीइंग इन अ पार्टिकुलर टाइम, ये टेंस का डिफिनेशन है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में क्या है, अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट शोज व्हेन द एक्शन और स्टेट हैपेंस। कॉलिंस डिक्शनरी में क्या है, अ सेट ऑफ फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस टाइम। अगर हम इन सारे अलग अलग डिक्शनरी के डेफिनेशन को एक जगह करें तो इन सारे डेफिनेशन का एक ही अर्थ है कि जो टेंस है वो क्रिया का रूप है। टेंस है जो क्रिया का रूप है जो यह बताता है कि कोई काम किस समय पे हुआ है या कोई काम किस समय पे हो रहा है, यानी काम के समय के बारे में बताता है और यह क्रिया का एक रूप है। समझ में आया? तो टेंस का डेफिनेशन उम्मीद है कि समझ में आ चुका होगा। टेंस का डेफिनेशन को अगर हम साइड कर दें तो दूसरा है व्हाट इज टाइम। तो टाइम क्या है? टाइम इज अ मेजर ऑफ द पासिंग ऑफ इवेंट अलाउइंग अस टू अंडरस्टैंड सीक्वेंस, ड्यूरेशन एंड चेंज। ये टाइम का डेफिनेशन है। अब ये टाइम का डेफिनेशन क्या कर रहा है, तो समय घटनाओं के गुजरने का माप है जो हमें क्रम, अवधि और परिवर्तन को समझने में मदद करता है। समय घटनाओं के गुजरने का एक माप है जो हमें क्रम, अवधि और परिवर्तन को समझने में मदद करता है। अगर टेंस का डिफिनेशन अलग है और टाइम का भी डिफिनेशन अलग है तो दोनों डिफिनेशन जब अलग है इसका मतलब क्या है कि टाइम भी अलग चीज है और टेंस भी क्या है, अलग चीज है। टाइम और टेंस दोनों क्या है, अलग चीज है। जब टाइम और टेंस दोनों अलग चीज है तो अगर हम ऐसे लिखें टाइम इज टेंस तो ये डेफिनेशन गलत हो जाएगा। जब हम टाइम इज टेंस लिख दें तो ये डेफिनेशन गलत हो जाएगा। या कभी ऐसे लिख दें टाइम इज कॉल्ड टेंस तो ये डेफिनेशन भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा डेफिनेशन? क्योंकि टाइम का डेफिनेशन अलग है और टेंस का डेफिनेशन अलग है। दोनों डेफिनेशन अलग है, इसका मतलब क्या है कि दोनों में अंतर है। तो अगर हम लिखें टाइम इज टेंस, इसका हिंदी होता है टाइम इज टेंस, मतलब टाइम हिज टेंस है। टाइम इज कॉल्ड टेंस यानी टाइम को टेंस कहा जाता है। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एक है और दोनों के बीच में जब अंतर है तो दोनों एक नहीं हो सकता। जैसे कभी कभी आपने ये वाला लिखा हो, कहीं देखा होगा, लव इज लाइफ। इसका मतलब क्या है? प्रेम ही जीवन है। कभी कभी आपने ये वाला भी देखा होगा, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, जिसका हिंदी होता है कर्म ही पूजा है। तो जब भी हम लिखते हैं लव इज लाइफ, वर्क इज वर्शिप, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो लव है वही लाइफ है, यानी लव और लाइफ दोनों एक है। अगर हम लिखे वर्क इज वर्शिप, इसका मतलब क्या है कि वर्क और वर्शिप दोनों एक है।
उसी तरह हम लिख दे अगर टाइम इज टेंस, तो इसका मतलब क्या होगा कि टाइम और टेंस दोनों एक होंगे। तो जब दोनों एक होंगे तो दोनों का डिफिनेशन एक ही होना चाहिए, और दोनों का डिफिनेशन अलग अलग है, इसका मतलब क्या है कि टाइम और टेंस दोनों एक नहीं है। सिंपल सा कंसेप्ट है। ये मैंने पहले पॉइंट में भी लिखा था कि टाइम इज कॉल्ड टेंस, ये डेफिनेशन गलत होता है, या टाइम इज टेंस ये डेफिनेशन गलत होता है। तो ये डेफिनेशन क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि अगर हम लव इज लाइफ कर रहे हैं तो इसका मतलब दोनों एक है, तभी तो कह रहे हैं कि प्रेम ही जीवन है। अगर हम कह दें टाइम इज टेंस, तो इसका मतलब टाइम और टेंस दोनों एक हो गए। तो दोनों कहाँ से एक हो गए? क्योंकि दोनों का तो डेफिनेशन अलग अलग है। तो इसीलिए टाइम इज टेंस या टाइम इज कॉल्ड टेंस कहना गलत हो जाएगा। सपोज करिए कि एक लड़का है जिसका नाम है राम, और उसी को प्यार से लोग सोहन भी बुलाते हैं। तो हम कहेंगे राम ही सोहन है। तो ये कहना कब सही होगा? जब राम और सोहन दोनों एक ही व्यक्ति होंगे, दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। अगर ये राम अलग है सोहन अलग है तो हम नहीं कह सकते कि राम ही सोहन है, क्योंकि जब दोनों अलग अलग होंगे तो हम दोनों को एक नहीं कर सकते। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने दिए, लव इज लाइफ, वर्क इज वर्शिप, टाइम इज टेंस, ये सारे एग्जाम्पल तभी सही होंगे जब दोनों के बीच में अंतर नहीं होगा, और ये तब गलत हो जाएंगे जब दोनों के बीच में अंतर होगा। तो टाइम और टेंस दोनों का डेफिनेशन अलग अलग है, इसका मतलब क्या है कि दोनों में अंतर है। टाइम और टेंस में और बहुत सारे अंतर हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अगला स्लाइड देखिए, आप लोग समझ में आ जाएगा कि टाइम और टेंस में क्या अंतर है। लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। टाइम और टेंस के बीच में क्या अंतर है? पहला अंतर देखिए कि टाइम एक ग्रामेटिकल टर्म नहीं है। जो टाइम है वो ग्रामेटिकल टर्म नहीं है। ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि यह ग्रामर के रूल को फॉलो नहीं करता, ये ग्रामर के रूल के हिसाब से नहीं चलता। तो टाइम को अगर हम जब भी पढ़ेंगे तो इसमें ग्रामर का कोई रूल नहीं आएगा। जबकि क्या है, टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है। जो टेंस है वह ग्रामेटिकल टर्म है, इसका मतलब क्या हुआ कि टेंस ग्रामर के रूल को फॉलो करता है। दूसरा देखिए, यह एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। जो टाइम है वह एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। यूनिवर्सल कंसेप्ट कहने का क्या अर्थ हुआ कि दुनिया में जितने भी देश हैं, या दुनिया नहीं पूरे ब्रह्मांड में आप जहाँ कहीं भी जाइएगा, या किसी भी देश में जाइएगा, या दुनिया के किसी भी कोने में जाइएगा, तो टाइम जो है वह एक ही माना जाएगा, टाइम एक ही रहेगा, टाइम में कोई बदलाव नहीं होगा। यानी टाइम तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। तो ये तीन ही रहेंगे। यानी दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी भाषा में अगर टाइम को पढ़ेंगे तो टाइम एक ही है और वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन जो टेंस है यह यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं है। यह यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं है, डेट मीन्स क्या है कि ये यूनिवर्स में आप कहीं भी जाइएगा तो ये सेम नहीं रहेगा। टाइम सेम रहता है और टेंस सेम नहीं रहता, इसीलिए टेंस को कहा जाता है कि यह यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं है। टाइम के बारे में है, यह भाषा से स्वतंत्र है, अतः यह दुनिया का हर एक भाषा में तीन ही प्रकार का होता है। यानी टाइम जो है वह भाषा से स्वतंत्र है। इसका मतलब क्या है कि दुनिया के किसी भी भाषा में टाइम को अगर आप पढ़ेंगे तो टाइम तीन ही प्रकार का होगा। ठीक है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। अगर आप अमेरिका जाए, लंदन जाए, या इंडिया में रहें, या दुनिया के किसी भी कोने में जाके टाइम के बारे में पढ़े तो टाइम तीन ही प्रकार का होगा। पूरे ब्रह्मांड में जाके टाइम के बारे में पढ़े तो टाइम तीन ही प्रकार का होगा। लेकिन टेंस को लेके ये सेम कंसेप्ट नहीं है। टेंस जो है यह भाषा से स्वतंत्र नहीं है, अतः यह दुनिया के अलग अलग भाषा में अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि हिंदी में टेंस तीन प्रकार के होते हैं और इंग्लिश में टेंस दो प्रकार के होते हैं। यानी जो टेंस है यह भाषा से स्वतंत्र नहीं है, यह भाषा के अकॉर्डिंग नहीं चलता। दुनिया के अलग अलग भाषा में टेंस अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। उदाहरण के लिए क्या है कि हिंदी में जो टेंस है वह तीन है, जबकि इंग्लिश में जो टेंस है वह दो है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। जबकि इंग्लिश में फ्यूचर टेंस नहीं होता है। अगर आप टेंस पढ़े होंगे तो आपको इंग्लिश में फ्यूचर टेंस जरूर मिला होगा। तो हम जो बोल रहे हैं कि इंग्लिश में फ्यूचर टेंस नहीं होता है, इसको लेके आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ रहा होगा कि सर तो गलत नहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन हम अगले स्लाइड में देखेंगे कि इंग्लिश में फ्यूचर टेंस क्यों नहीं माना जाता है, उस पॉइंट को भी सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टाइम से दिनों, महीनों और वर्षों आदि का बोध होता है, जबकि टेंस से दिनों, महीनों, वर्षों आदि का बोध नहीं होता है। ठीक है, ये टाइम और टेंस के बीच में डिफिनेशन समझ में आ रहा है, डिफरेंसेस समझ में आ रहा है। क्या क्या डिफरेंस है कि जो टाइम है यह एक ग्रामेटिकल
टर्म नहीं है, टेंस ग्रामेटिकल टर्म है। टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, टेंस यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। यह टाइम जो है वह भाषा से स्वतंत्र होता है, जबकि टेंस जो है भाषा से स्वतंत्र नहीं होता। भाषा से स्वतंत्र होने का क्या अर्थ है कि ये दुनिया के अलग अलग भाषा में एक ही प्रकार का होगा, जबकि टेंस दुनिया के अलग अलग भाषा में अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। फिर क्या है, टाइम से दिनों महीनों वर्षों का बोध होता है, जबकि टेंस से दिनों महीनों वर्षों का बोध नहीं होता। तो ये जितने अंतर है, इन सारे अंतर को देखने के बाद हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं कि टाइम जो है वह टेंस नहीं है, यानी टाइम और टेंस दोनों सेम नहीं है। और जब टाइम और टेंस दोनों सही नहीं है तो हम ये कैसे लिखेंगे टाइम इज कॉल्ड टेंस? हम टाइम इज टेंस या टाइम इज कॉल्ड टेंस कैसे लिख सकते हैं? जब दोनों अलग अलग है तो टाइम इज टेंस या टाइम इज कॉल्ड टेंस लिख ही नहीं सकते, ये डेफिनेशन ही गलत होगा। अब आप इस बात को याद रखेंगे कि टाइम और टेंस दोनों में अंतर है। क्यों अंतर है? तो जवाब ये रहेगा कि टाइम का डिफिनेशन अलग है, टेंस का डिफिनेशन है वो अलग है। दोनों का डिफिनेशन अलग है, यानी दोनों में अंतर है। उसके अलावा आप इन सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे कि टाइम में ये सारे चीज होते हैं, टेंस में ये सारे चीज होते हैं, तो दोनों क्या है, अलग अलग है। टाइम इज कॉल्ड टेंस, ये वाले पॉइंट को हम समझ गए। हम कंक्लूजन पे भी आ गए कि दोनों के बीच में क्या अंतर है और ये डेफिनेशन क्यों गलत है। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि अगले स्लाइड में हमें क्या नया पॉइंट पढ़ने को मिल रहा है। अगला पॉइंट है वो ये कह रहा है कि सम एग्जाम्पल्स, टाइम और टेंस से रिलेटेड कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपको ये बताएंगे कि टाइम इज कॉल्ड टेंस ये वाला डिफिनेशन क्यों गलत है और टाइम और टेंस में क्या अंतर है। पहला एग्जाम्पल है, सी लिव्ड हेयर फ्रॉम 2000 टू 2005। वह यहाँ 2000 से 2005 तक रहती थी। इसमें V2 लगा हुआ है और V2 लगता है पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में लगता है, लेकिन हम पास्ट टेंस कह के चलेंगे, यानी ये जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस का है। और 2000 से लेकर 2005 तक रहती थी, तो ये बात बता रहा है कि जो काम था वह पास्ट टाइम में ही हुआ था। तो जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस का है और पास्ट टाइम का ही बोध हो रहा है। सी इज रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रही है। तो जो सेंटेंस है इसमें इज रीडिंग लगा है और इज रीडिंग यह बता रहा है कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस का है। और जब हम कह रहे हैं कि वह एक किताब पढ़ रही है, डेट मीन्स वो अभी पढ़ रही है, यानी पढ़ने का जो टाइम है वो अभी है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ये प्रेजेंट टाइम है, यानी प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और प्रेजेंट टाइम को बता रहा। दे विल कम टुमारो, वे लोग कल आएंगे। यहाँ पे विल कम लगा हुआ है, डेट मीन्स जो सेंटेंस है वो फ्यूचर टेंस का है। और जब हम कह रहे हैं कि वे लोग कल आएंगे, यानी आने का जो टाइम है वो क्या है, फ्यूचर का है, अभी नहीं आएंगे, कल आएंगे। अगर बीते हुए कल में आते तो पास्ट का टाइम हो जाता, आने वाले कल में आएंगे तो वो क्या है, फ्यूचर का टाइम, यानी फ्यूचर टेंस है और फ्यूचर टाइम को बता रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि जो टेंस है वह जिस फॉर्म में होगा, यानी प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का होगा, तो वह प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर के टाइम को बता देगा। वो किसको बताएगा, टाइम को बताएगा, यानी जैसा टेंस होगा वैसे टाइम को बताएगा। प्रेजेंट का टेंस है तो प्रेजेंट के टाइम को, पास्ट का टेंस है तो पास्ट के टाइम को, फ्यूचर का टेंस है तो फ्यूचर के टाइम को बताएगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इनको अच्छे से समझिएगा। लिखा है वी लिव ऑन अर्थ, हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं। जब हम कह रहे हैं कि वी लिव ऑन अर्थ, यहाँ पे लिव लगा है और लिव है V1, तो V1 यहाँ पे ये बता रहा है कि जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस का है। लेकिन जब हम कहते हैं कि हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, इसका मतलब ये है कि हम अभी भी पृथ्वी पर रहते हैं, पीछे भी पृथ्वी पर रहते थे और आने वाले समय में भी पृथ्वी पर ही रहेंगे। यानी सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस का और तीनों टाइम को बता रहा है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम, तीनों को बता रहा है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सी इज गोइंग टू बाई अ कार नेक्स्ट वीक, वह अगले सप्ताह एक कार खरीदने जा रही है। यहाँ पे इज गोइंग लगा हुआ है, यानी प्रेजेंट टेंस है। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो जब हम कहते हैं कि वह अगले सप्ताह कार खरीदने जा रही है, तो कार खरीदने का जो टाइम है वो क्या है, अगले सप्ताह है। और अगले सप्ताह को हम लोग क्या कहेंगे, अगले सप्ताह को हम लोग कहेंगे फ्यूचर टाइम। अगले सप्ताह को क्या कहेंगे, फ्यूचर टाइम। यानी ये जो सेंटेंस है वो भले ही प्रेजेंट टेंस का है, लेकिन जो काम होगा वह फ्यूचर टाइम में होगा।
जब हम कह रहे हैं कि वे लोग अगले सप्ताह कार खरीदने जा रहे हैं, यानी कार खरीदने का काम है वो अगले सप्ताह होगा। अगले सप्ताह डेट मीन्स क्या है कि फ्यूचर टाइम में होगा। तो ये बात जो है ये भले ही प्रेजेंट टेंस का है, यानी ये जो सेंटेंस है वो भले ही प्रेजेंट टेंस का है, लेकिन जो काम होगा वो फ्यूचर टाइम में होगा। यानी प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस फ्यूचर टाइम को बता रहा है। बात ध्यान से समझिएगा, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस फ्यूचर टाइम को बता रहा है। यहाँ पे क्या था, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम तीनों टाइम को बता रहा था। तो अब एक पॉइंट समझिए यहाँ पे कि अगर टेंस और टाइम एक ही होता तो प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंस है वो सिर्फ प्रेजेंट टाइम को बताता। प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंस है वो यहाँ पे भी सिर्फ प्रेजेंट टाइम को बताता। लेकिन क्या है कि प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम तीनों टाइम को बता दे रहा है। यहाँ पे क्या है कि प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस फ्यूचर टाइम को बता रहा है। तो अगर दोनों सेम होता, टेंस और टाइम दोनों सेम होता, तो जैसे यहाँ पे था कि पास्ट टेंस का सेंटेंस पास्ट टाइम को बता रहा था, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस प्रेजेंट टाइम को बता रहा था, फ्यूचर टेंस का सेंटेंस फ्यूचर टाइम को बता रहा था। तो ऐसे ही होना चाहिए, जब दोनों सेम होते तो दोनों का यही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और फ्यूचर टाइम को बता रहा है। तो अगर टाइम और टेंस दोनों सही होता तो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस प्रेजेंट टाइम को ही बताना चाहिए ना, फ्यूचर टेंस को कैसे बताता। इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच में अंतर है। एक और एग्जाम्पल देखिए, आई हैड नो मनी यस्टरडे, मेरे पास कल पैसे नहीं थे। आई हैड लगा हुआ है, डेट मीन्स ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, और मेरे पास कल पैसे नहीं थे, यानी पैसा होने का जो टाइम है वो कल का है। तो जो पास्ट टेंस का सेंटेंस है वो पास्ट टाइम को बता रहा है। चलिए अगले सेंटेंस को देखते हैं। इफ आई हैड मनी नाउ आई वुड हेल्प यू, यदि मेरे पास अभी पैसा होता मैं तुम्हारी मदद करता। यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो लगा है एक जुल्ली बब हैड, ये बता रहा है कि जो टेंस है वह पास्ट टेंस का है। लेकिन इसका अगर हिंदी निकाले तो हमें दिखाई देगा कि पास्ट टेंस का सेंटेंस है लेकिन प्रेजेंट टाइम को बता रहा है। यदि मेरे पास अभी पैसा होता तो मैं तुम्हारी मदद करता, यदि मेरे पास अभी पैसा होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। मदद करने का काम कब होता, पास्ट में होता कि फ्यूचर में होता कि प्रेजेंट में होता। तो लिखा हुआ है कि मैं अभी तुम्हारी मदद करता, यानी मदद करने का जो काम है वह प्रेजेंट में होता। तो भले ही ये जो सेंटेंस है वह पास्ट टेंस का है लेकिन यह प्रेजेंट टाइम को बता रहा है। और ऊपर वाले सेंटेंस में क्या था, ऊपर वाले सेंटेंस में था आई हैड नो मनी यस्टरडे, मेरे पास कल पैसा नहीं था। जो सेंटेंस था वह पास्ट टेंस का था और पास्ट टाइम को बता रहा था। लेकिन यहाँ पे पास्ट टेंस का सेंटेंस है और प्रेजेंट टाइम को बता रहा है। अगला सेंटेंस देखिए, अगला क्या है, इफ आई हैड नो मनी टुमारो आई वुड सेल माई कार, यदि मेरे पास कल पैसा नहीं होगा मैं अपनी कार बेच दूंगा। अब यहाँ पे देखिए जो वर्ब लगा है हैड, ये बता रहा है कि जो सेंटेंस है वह पास्ट टेंस का है। लेकिन इसके हिंदी पे अगर हम जाए तो लिखा है कि यदि मेरे पास कल पैसा नहीं होगा तो मैं अपना कार बेच दूंगा। यानी कार बेचने का काम कब होगा, फ्यूचर में होगा। कार बेचने का काम कब होगा, फ्यूचर में होगा, यानी फ्यूचर टाइम में होगा। तो जो सेंटेंस है इसमें जो टेंस यूज हुआ है वह है पास्ट टेंस का, लेकिन जो टाइम है वो टाइम बता रहा है फ्यूचर टाइम को। चलिए देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हो रहा है कि अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है तो वह प्रेजेंट टाइम को ही बताना चाहिए। जब टाइम और टेंस दोनों एक है तो अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है तो प्रेजेंट टाइम को ही बताना चाहिए। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, हमने देखा कि कोई सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है तो फ्यूचर टाइम, प्रेजेंट टाइम और पास्ट टाइम तीनों टाइम को बता दे रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि अगर कोई सेंटेंस पास्ट टेंस का है तो वह प्रेजेंट टाइम को बता दे रहा है। यानी इन सारे पॉइंट से ये क्लियर हो रहा है कि टाइम और टेंस में अंतर है। इस पॉइंट के अलावा हमने पीछे भी स्लाइड में देखा था कि टाइम और टेंस में क्या अंतर है। तो उम्मीद है कि अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि टाइम और टेंस में क्या अंतर है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंग्लिश में फ्यूचर टेंस क्यों नहीं होता। अभी मैंने जब स्लाइड शुरू किया था, जब वीडियो लेक्चर मैंने शुरू किया था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि इंग्लिश में फ्यूचर टेंस नहीं होता। क्यों फ्यूचर टेंस नहीं होता इसको हम लोग समझेंगे।
कि कार्य के समय के अनुसार क्रिया के अलग अलग रूपों को टेंस करते हैं। अगर इस बात को शॉर्ट में कहा जाए तो हम ऐसे कहेंगे कि क्रिया के अलग अलग रूप को क्या कहते हैं, टेंस करते हैं। क्रिया के अलग अलग रूप को टेंस करते हैं। इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टेंस। क्रिया के अलग अलग रूपों को टेंस करते हैं। यानी जो टेंस का मैंने डिफिनेशन समझाया था उसको अगर शॉर्ट में कहा जाए तो हम लोग ये कहेंगे द डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टेंस। क्रिया के अलग अलग रूपों को टेंस कहते हैं। ये बात हम लोग सीख चुके हैं। अब हम ये जानते हैं कि देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब इन इंग्लिश। इंग्लिश में वर्ब फॉर्म्स कितने हैं, मात्र 5 हैं। क्रिया के रूप, क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया को हम लोग वर्ब कहते हैं। और इंग्लिश में वर्ब के फॉर्म कितने हैं, इंग्लिश में वर्ब के फॉर्म है टोटल 5। ईच फॉर्म ऑफ वर्ब हैज ए स्पेसिफिक नेम। और जितने भी वर्ब के फॉर्म हैं उन सारे फॉर्म का एक अलग अलग नाम है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है V1। V1 जो है ये क्रिया का एक रूप है, क्रिया का एक रूप है। क्रिया के 5 रूपों में से एक क्या है, V1, एक है V2, एक है V3, एक है V4 और एक है V5। ठीक है, हर फॉर्म का एक अलग नाम है। जैसे V1 का नाम है प्रेजेंट टेंस, V2 का नाम है पास्ट टेंस, V3 का नाम है पास्ट पार्टिसिपल, V4 का नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल और V5 का नाम है प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। V5 का नाम होता है प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर या वर्ब का एस या ईएस फॉर्म, इसका 2 नाम होता है। तो अब तक हमने क्या सीखा, अब तक हमने ये सीखा कि क्रिया के अलग अलग रूपों को टेंस कहते हैं। ये शॉर्ट डिफिनेशन है, क्रिया के अलग अलग रूपों को टेंस कहते हैं। और इंग्लिश में क्रिया के कितने रूप हैं, 5। इंग्लिश में क्रिया के टोटल 5 रूप हैं और पांचों रूप का अलग नाम है। जैसे पहला रूप है V1, तो V1 का नाम है प्रेजेंट टेंस। उसके बाद है V2, क्रिया का दूसरा रूप है, उसका नाम है V2, तो V2 को हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप है जिसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल। उसके बाद क्रिया का चौथा रूप है जिसका नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसके बाद क्रिया का 5वां रूप है जिसका नाम है प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर या वर्ब का एस या ईएस फॉर्म। क्रिया के 5 रूप है और इन पांचों रूप का एक अलग नाम है और इन पांचों रूप में किसी का भी नाम फ्यूचर टेंस नहीं है। इससे हम लोग ये बात को कह सकते हैं कि इंग्लिश में फ्यूचर टेंस नहीं होता। अगर इंग्लिश में फ्यूचर टेंस होता तो क्रिया के इन पांचों रूप में किसी ना किसी का नाम जरूर फ्यूचर टेंस करके होता। चलिए इस पॉइंट को हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए एक राजा है जिसका नाम है अकबर और हमने कहा कि अकबर का एक बेटा है जिसका नाम है सोहन। अकबर का एक बेटा है जिसका नाम है सोहन। अब हमें क्या करना है, इसका प्रूफ ढूंढना है कि कैसे हम कहेंगे कि सोहन जो है वो अकबर का बेटा है। तो इसको पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम ढूंढेंगे कि अकबर के कुल कितने बेटे हैं। तो अकबर के सपोज करिए कि 5 बेटे हैं, 1 2 3 4 5। अकबर के कितने बेटे हैं, 5। अब पांचों का नाम देखेंगे। सपोज करिए पहला का नाम है राम, दूसरे का है मोहन, तीसरा का नाम है राकेश, चौथा का नाम है पंकज, 5वां का नाम है सुरेश। अकबर के 5 बच्चे का मैंने नाम यहाँ पे लिख दिया, अकबर के 5 बेटों का नाम यहाँ पे हमने लिख दिया। अब जब 5 बेटे का नाम हमने यहाँ पे लिखा तो हमने यहाँ पे किसी का नाम सोहन नहीं पाया। तो हम क्या कहेंगे कि जो सोहन है वह अकबर का बेटा नहीं है। अगर सोहन अकबर का बेटा होता तो अकबर के 5 बेटों में से किसी न किसी का नाम सोहन होता। समझ में आ गया। चलिए अब इस एग्जाम्पल को इस पॉइंट से मैच करते हैं। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि क्रिया के अलग अलग रूपों को टेंस करते हैं। क्रिया के 5 रूप होते हैं और पांचों रूप का अलग अलग नाम है और उन पांचों नाम में किसी का भी नाम फ्यूचर टेंस नहीं है। इसीलिए हम लोग ये कहेंगे कि इंग्लिश में फ्यूचर टेंस नहीं होता है। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अब तक हम लोग जो फ्यूचर टेंस पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, वो कैसे पढ़ रहे थे, क्या वो पढ़ना गलत था? तो नहीं, वो पढ़ना गलत नहीं था। उसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं और वो कैसे होता है, इस पॉइंट को मैं अभी समझाता हूँ। एकदम एक सेंटेंस से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैंने एक यहाँ पे सेंटेंस लिखा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। इसको मैं अगर इंग्लिश में बनाऊं तो बनाऊंगा आई शैल गो, आई शैल गो।
अब मैं ये पूछूं कि ये सेंटेंस किस टेंस का है, तो आप लोग बताएंगे कि ये जो सेंटेंस है वह फ्यूचर इंडेफिनिट का है। ये सेंटेंस किस टेंस का है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का है। लेकिन अगर मैं ये पूछ दूं कि इस सेंटेंस में टेंस कौन है, तो इस सेंटेंस में जो टेंस है वो है गो। गो जो है इस सेंटेंस का टेंस है, और जो गो है वह कौन सा टेंस होता है, तो गो जो है यह V1 है, और V1 को हम लोग क्या कहते हैं, V1 को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट टेंस। तो ये पॉइंट मिला कि इंग्लिश में फ्यूचर टेंस नहीं होता है, और जो हम हिंदी के फ्यूचर टेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं वो हम लोग या तो प्रेजेंट टेंस की मदद से करते हैं या फिर पास्ट टेंस की मदद से करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो गो लगाया था ये था प्रेजेंट टेंस। टेंस की मदद से हमने हिंदी के फ्यूचर टेंस को बनाया। तो पॉइंट अच्छे से समझेंगे कि इंग्लिश में फ्यूचर टेंस नहीं होता, हिंदी में फ्यूचर टेंस होता है, और हिंदी के फ्यूचर टेंस को बनाने के लिए हम लोग इंग्लिश के प्रेजेंट या पास्ट टेंस की सहायता लेते हैं। जैसे कि मैं जाऊंगा, ये हिंदी का फ्यूचर टेंस है, ये जो सेंटेंस है वह हिंदी का फ्यूचर टेंस है, भविष्य काल का सेंटेंस है। लेकिन जब हमने इसको बनाया तो आई शेल गो, यहाँ पे जो वर्ड आया था गो ये था टेंस, और हमने क्या किया है कि हमने इंग्लिश बनाते समय हिंदी के फ्यूचर टेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते समय हमने इंग्लिश के प्रेजेंट या पास्ट टेंस की सहायता लिया। तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि इंग्लिश में फ्यूचर टेंस नहीं होता है, और हम हिंदी के फ्यूचर टेंस को इंग्लिश में बनाते हैं। हिंदी के फ्यूचर टेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम लोग प्रेजेंट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी इन्हीं सारे टेंसेस का सहारा लेते हैं। समझ में आया? अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि अगले स्लाइड में हमें क्या पढ़ना है। चलिए अगला स्लाइड क्या कहता है, इसको अच्छे से समझिए। मैंने स्लाइड जब शुरू किया था स्टार्टिंग में तो मैंने बताया था कि किसी भी स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट लिखना गलत होता है। तो ऑब्जेक्ट लिखना क्यों गलत होता है इस पॉइंट को हम लोग समझेंगे। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको मैं यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ ताकि अच्छे से दिखे। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर लिखा है वो है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं ऐसे स्ट्रक्चर लिख दूं और आपसे पूछूं कि ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है कि नहीं है, तो आप इस स्ट्रक्चर को कहेंगे कि ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है, ये गलत है। क्यों आप इस स्ट्रक्चर को क्यों गलत कहेंगे? क्योंकि आप यहाँ पे कहेंगे कि सब्जेक्ट के बाद प्लस V1 तो सही है लेकिन प्लस V5 नहीं होना चाहिए। स्ट्रक्चर ऐसे होना चाहिए सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये वाला स्ट्रक्चर आप गलत काटेंगे, इसको आप सही कहेंगे। क्यों सही कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे प्लस V1 और प्लस V5 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए तो आप लोग ये बताएंगे कि प्लस V1 और प्लस V5 का अर्थ ये हो गया कि सब्जेक्ट के बाद V1 भी आएगा और V5 भी आएगा, जबकि सब्जेक्ट के बाद V1 और V5 में से दोनों में से कोई एक आता है। तो आप ऐसे लिख के बताएंगे कि पहले सब्जेक्ट और V1 और ये या का चिन्ह है V1 और या V5, तो आप ये बताएंगे कि या तो V1 आएगा या तो V5 आएगा। अब प्लस लिखने का अर्थ है कि दोनों आएगा, तो इसीलिए आप इस स्ट्रक्चर को गलत काट देंगे और कहेंगे कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो आपने यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को गलत इसीलिए काटा क्योंकि यहाँ पे प्लस था और प्लस देने का अर्थ हो गया कि V1 भी आएगा और V5 आएगा, तो इसीलिए इसको आपने गलत काटा। तो फिर यहाँ पे आप ये बताइए कि जब आप स्ट्रक्चर लिखते हुए प्लस ऑब्जेक्ट देते हैं तो इसका क्या अर्थ हो गया। यहाँ पे जब हमने प्लस ऑब्जेक्ट दिया तो इसका क्या अर्थ हो गया। इसका अर्थ ये हो गया कि सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 में से कोई एक, और फिर प्लस ऑब्जेक्ट यानी V5 या V1 के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट। यहाँ पे प्लस देने का क्या अर्थ होता है कि V1 और V5 के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा मैं चावल खाता हूँ। इसको अगर हम बनाए तो सब्जेक्ट है आई, V1 और V5 में से हम लोग V1 लगाएंगे, आई ईट और चावल का राइस। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो हमने लिख दिया राइस। लेकिन सेंटेंस अगर सिर्फ ऐसे होता मैं खाता हूँ, तो आप सब्जेक्ट लिखते आई और V1 V5 में से आप V1 लगा देते ईट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आप नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं।
तो एक बात बताइए, जब यहाँ पे अगर प्लस ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब तो ये है कि V1 और V5 के में से किसी एक को लगाने के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जब हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट किए तो इसमें कहाँ ऑब्जेक्ट आया? जब हमने इस सेंटेंस को ट्रांसलेट किया तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया नहीं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम प्लस ऑब्जेक्ट लिख दे रहे हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, तो ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। तो किसी भी स्ट्रक्चर में प्लस के साथ कुछ लिखने का अर्थ ये होता है कि जिसके बाद प्लस लिखा है उसके बाद वो आएगा। अगर V1 V5 के बाद प्लस ऑब्जेक्ट लिखा है तो V1 V5 के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसीलिए ये क्या है, स्ट्रक्चर गलत है। तो ये स्ट्रक्चर कितना रहेगा? ये स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5, इतना ही रहेगा। यहाँ प्लस ऑब्जेक्ट आप लोग नहीं लिखेंगे। प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो उसका अर्थ ये हो जाएगा कि V1 V5 के बाद ऑब्जेक्ट लाना है, और हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। अगर आप इसको लिखना चाहते ही है ऑब्जेक्ट, तो आप प्लस के साथ ऐसे कोष्ठ बनाएं और उसमें ऑब्जेक्ट लिखें। तो इंग्लिश में अगर किसी को इंग्लिश स्ट्रक्चर लिखते समय अगर किसी वर्ड को हम कोष्ठ के साथ ऐसे लिखते हैं तो इसका अर्थ होता है कि अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। तो आप ऐसे लिखें सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को आप ऐसे कोष्ठ में कर दें। ये कोष्ठ ये इंडिकेट करेगा कि ऑब्जेक्ट रहेगा तो लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है। अगर आपने इसके पहले से कोष्ठ हटा दिया, डायरेक्ट लिख दिया ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब ये है कि V1 V5 में से ऑब्जेक्ट आना ही है, V1 और V5 के बाद ऑब्जेक्ट आना ही है, और ऐसा होता नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट लिखना गलत हो जाता है। मैंने बहुत सारे ग्रामर के किताब रखे हैं, बहुत सारे ग्रामर की किताब में पढ़ा भी हूँ। मैंने किसी भी ग्रामर की किताब में ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ स्ट्रक्चर नहीं देखा। अगर आप लोग के पास कोई ग्रामर का किताब है और उसमें इस तरह ऑब्जेक्ट लिखा हुआ दिखाई दे दे, तो क्या आप उसको सही मानेंगे? आप उसको सही नहीं मानेंगे। क्यों सही नहीं मानेंगे? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना गलत है तो है, अगर किसी ग्रामर में दे दिया है तो वो ग्रामर का किताब गलत है, आप गलत नहीं है। क्योंकि लॉजिकली ये क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। समझ में आया? अगर किसी किताब में एप्पल का मतलब आम दे दे, एप्पल का मतलब आम लिखा हुआ है, तो क्या आप इसको मान लेंगे? इसको आप हरगिज नहीं मानेंगे, क्योंकि आप जानते हैं एप्पल मतलब सेब होता है। इसी तरह किसी किताब में अगर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ दे दे तो आप नहीं मानेंगे, आप बोलेंगे कि ये किताब गलत है, हम गलत नहीं है। क्योंकि ये गलत है तो गलत है, और क्यों गलत है ये बात आप लोगों ने अभी समझ लिया। समझ में आया? तो किसी भी स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट लिखना ये गलत होता है। इस पॉइंट को भी हम लोग समझ लिए। वीडियो बड़ा होने वाला है क्योंकि हम एक एक करके हर एक पॉइंट को समझते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्या पढ़ना है। चलिए, अब नेक्स्ट स्लाइड में हमें ये पढ़ना है कि कुछ सब्जेक्ट के साथ V1 तथा कुछ सब्जेक्ट के साथ V5 क्यों लगता है। आपने टेंस जब पढ़ा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो उसमें आपको दिखाई दिया होगा कि कोई सब्जेक्ट है जिसमें V1 लग रहा है, कोई सब्जेक्ट है जिसके साथ V5 लग रहा है। तो कब किसी के साथ V1 लगता है और कब किस सब्जेक्ट के साथ V5 लगता है, इस पॉइंट को हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है राम इट्स और बॉय इट, बॉय इट्स। तीसरा है बॉयज इट, वी इट, दे इट, यू इट और आई इट। तो कहीं पे हमने यहाँ पे V5 देखा और बॉय के साथ भी V5 देखा, बाकी सबके साथ हमने V1 देखा। तो क्यों किसी सब्जेक्ट के साथ V1 लगता है और किसी सब्जेक्ट के साथ V5 लगता है? अगर आप थोड़ा एडवांस लेवल पे हैं तो आप ये बताएंगे कि अगर प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बना रहे हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो उसमें अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो आपको V5 लगाना होता है, और अगर फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो तो आपको V1 लगाना होता है। जैसे कि पर्सन एक ग्रामर का चैप्टर है। पर्सन तीन तरह के होते हैं, एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकेंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी। सेकेंड पर्सन में आता है सिर्फ यू, और थर्ड पर्सन दो भाग में बढ़ जाता है। थर्ड पर्सन एक सिंगुलर नंबर में बन जाता है और एक बन जाता है प्लूरल नंबर में। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या क्या आता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है ही, शी, इट, या फिर एक नाम या सिंगुलर नाम, सिंगुलर नाउन बोलते हैं, सिंगुलर नाम। और थर्ड पर्सन प्लूरल में आता है दे या फिर प्लूरल नाम।
प्लूरल नाउन। जैसे कि सिंगुलर नाउन मतलब हो गया बॉय, बॉय थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, और जो थर्ड पर्सन प्लूरल है उसमें आएगा बॉयज। बॉयज जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल है। तो यहाँ पे आपने ये देखा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन जो होता है जिसमें ही, शी, इट या फिर कोई एक नाम आता है उसके साथ V5 लगता है, और बाकी थर्ड पर्सन प्लूरल या सेकेंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन इन सब के साथ हमेशा V1 आता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ V5 क्यों आता है, यानी यहाँ पे बॉय है तो इसके साथ V5 क्यों, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 क्यों आता है, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ V1 क्यों आता है। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग सीखेंगे इस स्लाइड में। चलिए अब आगे देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी नाउन सिंगुलर होता है और एस या ईएस लगा के उसे प्लूरल बनाते हैं। जैसे नाउन हमेशा अपने मूल रूप में सिंगुलर होता है, जैसे हमने एक नाउन लिखा बॉय, तो ये मूल रूप में है तो ये सिंगुलर है, जब इसमें एस या ईएस लगाएंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा, तो ये हो जाएगा बॉयज। यानी जो नाउन है बॉय वो सिंगुलर है और जो बॉयज है वो प्लूरल है। अगर हम यहाँ पे गर्ल लिख रहे हैं तो ये सिंगुलर नाउन है और इसमें एस या ईएस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो ये नाउन का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझा, लेकिन वर्ब के साथ उल्टा है। वर्ब के साथ उल्टा है, वर्ब के साथ उल्टा क्या है कि वर्ब हमेशा प्लूरल होता है और जब इसमें एस या एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। जैसे अगर हम एक वर्ब लिखे रीड, तो ये जो रीड दिख रहा है ये प्लूरल है, जब हम इसमें एस या एस लगाएंगे तो ये बन जाएगा सिंगुलर। अगर हम यहाँ पे लिखे प्ले, तो ये है प्लूरल और एस या एस लगाएंगे तो ये बनेगा प्लेज, तो ये हो जाएगा सिंगुलर। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जो नाउन है वो हमेशा अपने मूल अवस्था में सिंगुलर रहता है और उसमें एस या ईएस लगाते हैं तो वो प्लूरल बनता है। वर्ब जो है ये हमेशा अपने मूल अवस्था में प्लूरल रहता है और इसमें जब एस या ईएस लगाते हैं तो ये सिंगुलर बनता है। तो ग्रामर का रूल ये है कि अगर नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाना है, अगर नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाना है। तो हमने अगर यहाँ पे लिखा है बॉय, तो बॉय के साथ रीड होगा या रीड्स होगा, इसको आप लोग बताइए। बॉय के साथ रीड होगा कि रीड्स होगा। तो ये देखिए कि बॉय जो है ये नाउन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, बॉय जो है वह नाउन है और ये है सिंगुलर नाउन। तो जब सिंगुलर नाउन है तो इधर जो वर्ब आना चाहिए वो सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, और यहाँ पे रीड जो है यह है प्लूरल वर्ब और रीड जो है वो क्या है, सिंगुलर वर्ब। तो अगर नाउन सिंगुलर है तो जो वर्ब होना चाहिए वो भी सिंगुलर होना चाहिए, इसीलिए बॉय के साथ हम लोग रीड्स लिखते हैं, बॉय के साथ रीड्स लिखते हैं, यानी बॉय के साथ V5 वाला वर्ब को प्रयोग करते हैं। अगर हम यहाँ पे गर्ल लिख दें तो गर्ल के साथ यहाँ पे प्लेज होगा। क्यों प्लेज होगा गर्ल के साथ, गर्ल के साथ प्लेज इसीलिए होगा क्योंकि गर्ल जो है वो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन एस ए, जो प्ले है ये है सिंगुलर वर्ब। तो जब नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। अगर हम यहाँ पे गर्ल्स कर दिए, एस लगा दिए, यानी नाउन को हमने क्या बनाया, प्लूरल नाउन बना दिया, तो अब यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो होगा प्ले, इसमें से एस हटा देंगे क्योंकि जो वर्ब है प्ले ये है प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये सीखा कि कुछ नाउन के साथ V5 और कुछ के साथ V1 क्यों आते हैं, ये सब कॉन्सेप्ट यहाँ से है। नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। तो कैसे नाउन सिंगुलर होता है और कैसे वर्ब सिंगुलर से प्लूरल होता है या प्लूरल से सिंगुलर होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोग इस स्लाइड में सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या कुछ नया है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में कुछ नया नहीं है, सब आपके लिए एकदम नॉर्मल है जो आप पहले से जानते हैं। यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिलेगा, यहाँ पे काइंड्स ऑफ टेंस सीखने को मिलेगा। आप सबको पता है कि टेंस का जो काइंड है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है प्रेजेंट टेंस जिसको वर्तमान काल हिंदी में कहा जाता है, दूसरा है पास्ट टेंस जिसको भूतकाल कहा जाता है, तीसरा है फ्यूचर टेंस जिसको भविष्य काल कहा जाता है। टेंस के काइंड्स आप लोग जानते हैं, ये 3 टेंस के काइंड है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब जो प्रेजेंट टेंस है इसमें 4 हो जाता है बट के। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है,
और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ठीक उसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हम डेफिनेशन का बात करें कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, तो ये डेफिनेशन आप याद रखेंगे, एन एक्शन विच इज डन एट द प्रेजेंट टाइम। ऐसा काम जो प्रेजेंट टाइम पे हुआ है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। व्हाट इज पास्ट टेंस? एन एक्शन विच इज डन एट पास्ट टाइम। ऐसा काम जो पास्ट टाइम में हुआ है उसे पास्ट टेंस कहते हैं। व्हाट इज फ्यूचर टेंस? तो ऐसा एक्शन जो कि फ्यूचर टाइम में हुआ है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। यानी ये स्लाइड कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप पहले ही जानते होंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, और प्रेजेंट टेंस क्या है, पास्ट टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस क्या है, ये पहले से आप लोग जानते होंगे। उम्मीद है कि ये स्लाइड समझ में आया होगा और इसमें ज़्यादा डीपली एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्या कुछ नया सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें हमें पढ़ना है काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के प्रकार। आप सभी जानते हैं कि जो प्रेजेंट टेंस है वो 4 प्रकार का होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है, जिसका हिंदी होता है सामान्य वर्तमान काल। दूसरा जो प्रेजेंट टेंस का टाइप है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोलते हैं और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का 3 नाम है, ठीक है। इसका हिंदी होता है अपूर्ण वर्तमान काल या तत्कालिक वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस का जो तीसरा काइंड है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका हिंदी होता है पूर्ण वर्तमान काल। और चौथा जो टाइप है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका मतलब होता है पूर्ण वर्तमान काल या पूर्ण तत्कालिक वर्तमान काल, ठीक है। ठीक इसी तरह प्रेजेंट टेंस के जगह पे पास्ट टेंस भी आता है। तो जहां जहां प्रेजेंट लिखा है वहां वहां आप पास्ट कर देंगे और ठीक उसी तरह आप फ्यूचर कर देंगे। तो जिस तरह प्रेजेंट टेंस के 4 हैं उसी तरह फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस के भी 4 काइंड्स हो जाएंगे। इसको सब काइंड्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये स्लाइड भी उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप लोग पहले से जानते होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है।